MBBS का आखिरी पेपर देकर मैं इम्तिहानी सेंटर से बाहर निकला ही था कि मेरी गर्दन पर एक जोरदार झापड़ पड़ा। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, अकब में अकमल खड़ा था। वो लंगोटिए दोस्त की हर तारीफ पर पूरा उतरता था। उसने मेरे हाथ से किताब छीनी और अपनी सफेद गाड़ी की खुली हुई खिड़की से अंदर फेंक दी। फिर उसने मेरी जेब से कलम निकाला और सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। उसके बाद मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर बोला, देख मच्छर, अगर अब तुमने चूंचरा की ना तो कसम खुदा की मुक्का मारकर तेरी नाक की हड्डी ना तोड़ दी तो मेरा नाम अकमल नहीं। बस चुपचाप मेरे साथ चल। कहाँ? अरब ट्रैवलर्स। आज ही बैंकॉक की टिकट लेंगे, आज ये कंफर्म कराएंगे। सब कुछ आज ही होगा, और आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? उसने आखिरी अल्फाज इस तरह चीख कर कहे कि रात चलते लोग हमें मुड़ मुड़ कर देखने लगे। मैं जानता था अगर मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो वो सचमुच यहीं सड़क पर मुझसे कुश्ती शुरू कर देगा और हम तमाशा बन जाएंगे। मैंने कहा, शोर मत मचाओ, मैं बहरा नहीं हूं। चलो, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। घर नहीं चलना, सीधा ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर चलना है। उसने फिर आंखें निकाली। ओए खोते, पासपोर्ट तो घर पर पड़ा है और पैसे भी घर में है। तेरा पासपोर्ट मैं ले आया हूं और तेरी अलमारी का ताला तोड़कर पैसे भी मैंने निकाल लिए हैं। उसने मुझे पासपोर्ट और पैसे एक साथ दिखाते हुए कहा। कुर्बान जाऊं तेरी फुर्तियों के, मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा और अकमल के साथ चल दिया। अकमल की झुंझलाहट और तेजी समझ में आने वाली बात थी। पिछली तकरीबन 1.5 साल से वो मुसलसल इस तगोदौ में लगा हुआ था कि किस तरह हम पाकिस्तान से बाहर एक सियाहती दौरा कर सकें। सोच बचार के बाद हमने थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन ये प्रोग्राम बज़ाहिर किल्तवा का शिकार होता चला जा रहा था। कभी मेरी पढ़ाई अड़े आती, कभी वालिद साहब की इलालत। इत्तेफाक ये था कि हर बार ये प्रोग्राम मेरी वजह से ही खटाई में पड़ता था। अकमल हर बार सर पीटकर और बाल नोचकर रह जाता था। चंद दिन मुझसे रूठा हुआ रहता था, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर नए सिरे से प्रोग्राम तरतीब देने में मसरूफ हो जाता। मेरा नाम शादाब है, लेकिन बचपन में कुछ इतना ज्यादा शादाब नहीं था, लिहाजा मेरे लंगूटिए अकमल ने मुझे मच्छर कहना शुरू कर दिया था। अब मैं 6 फुट का अच्छा खासा शख्स था और क्वालिफाइड डॉक्टर भी होने वाला था, लेकिन अकमल अब भी मुझे बड़ी रवानी से मच्छर कहता था। खास तौर से जब वो गुस्से में होता था तो ये लफ्ज जरूर उसकी जबान पर आ जाता था। इम्तिहानी सेंटर से अकमल मुझे सीधा ट्रैवल एजेंसी ले गया। से ट्रैवल चेक वगैरह लेकर ही हम घर वापस आए। ठीक 5 रोज बाद हम दोनों अपने अपने घर से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। हमने एयरपोर्ट पर ही हल्के फुल्का नाश्ता किया और फिर डिपार्चर लाउंज की तरफ रवाना हो गए। हम 7 बजे डिपार्चर लाउंज के अंदर थे। हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी मुकर्ररा हद से ज्यादा थी। धड़का लगा हुआ था कि कहीं इस सिलसिले में बासपुर शुरू न हो जाए, लेकिन खैरियत ही गुजरी। PIA के जंबू जेट ने 9:04 पर रवानगी के लिए हरकत की। उस वक्त बैंकॉक टाइम 11:05 था। रनवे छोड़ने के सिर्फ 7 मिनट बाद जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मुंह खुले का खुला रह गया। हमें अपने नीचे बर्फपोश पहाड़ियां नजर आ रही थीं। जहाज लम्हों में ही हमें लाहौर की गुंजान आबादी पर से बर्फपोश में ले आया था। मैंने अकमल को ये मंजर दिखाया। पहले तो मेरी तरफ वो भी हैरान हुआ, फिर उसने हस्बे अदत रंग में आकर गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये वादियां, यो पर्वतों की शाहजादियां। एक खूबसूरत हॉस्टेस हमारे बिल्कुल पास से गुजरी। अकमल की निगाहों ने बेख्तियार उसका ताकुब किया। ऐसे मौकों में ऐसी मासूम बेख्तियारी उसके चेहरे पर दिखाई देती थी कि मैं अंदर से मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता था, जैसे कोई भेड़िया बेख्तियार सब्ज चारे के पीछे पीछे चलने लगता है। अकमल की निगाहों का गैर इरादी तौर पर हुस्न का ताकुब करना और आशिक मिजाजी उसकी फितरत सानिया थी। अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में ही उसने दर्जनों इश्क कर लिए थे और हर इश्क बड़े खुलूस से दिल से आखिरी समझ कर किया था। इस हवाले से मेरे और अकमल के दरमियान मशरिक और मगरिब का फर्क था, लेकिन इसके बावजूद हम 20 बरसों से गहरे दोस्त थे। उसकी वजह यह थी कि तबीयत में उस एक इख्तिलाफ से कतई नजर हमारे मिजाज में बेशुमार मुताबिकतें मौजूद थीं। हमारी गुफ्तगू के दौरान में ही खाना खाते हुए अकमल ने कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। पिछले 20 बरसों में वही कुछ होता रहा है जो तुम कहते रहे हो। आइंदा 15 दिनों में वही कुछ होगा जो मैं कहूंगा। क्या मतलब? किसी वक्त आईने में शक्ल देखी है तुमने? मेरा ख्याल है कि नहीं देखी होगी। तुम्हें किताबों से फुर्सत ही कहाँ है। खुदा की कसम, चूसे हुए आम जैसा भूता हो गया है तुम्हारा। डॉक्टर बनते बनते मरीज बन गए हो। किसी से धुआंधार इश्क करके मजनू बनते तो बात भी थी। तुम तो किताबें चाटकर मजनू बने, और मजनू से अगली मंजिलें तुम्हें पता ही है क्या होती है। मरहूम मगफूर हो जाओगे और तुम्हारी कब्र पर यह कतबा लिखा जाएगा, वो डॉक्टर जो अपना पहला मरीज देखने से पहले खुद अल्लाह को प्यारा हो गया। बंदा खुदा, कुछ खौफ करो। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, जिंदगी भी जरूरी होती है।
तुम्हारे वालिद मोहतरम मेहनत के बारे में एक शेर क्या कह गए, तुम्हारी पूरी जिंदगी को सूली पर लटका गए। क्या मेहनत बुरी चीज है? मेहनत बुरी चीज नहीं है, लेकिन मोहब्बत भी बुरी चीज नहीं है। मेहनत करो लेकिन साथ साथ मोहब्बत भी करो। अपनी जिंदगी से मोहब्बत करो, खुदा की बनाई हुई चीजों से मोहब्बत करो, उसकी तख्लीक किए हुए लोगों से मोहब्बत करो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फिक्रे में आखिरी अल्फाज सबसे अहम है। तुम खुदा के बनाए हुए लोगों से मोहब्बत करने को ही मोहब्बत समझते हो, और लोगों में भी वो लोग जो 16 से 25 साल के दरमियान हों और सिन्फे नाजुक से ताल्लुक रखते हों। ऐसे लोग अगर थोड़े से आजाद ख्याल और खूबसूरत भी हों तो खुदा के बंदों से तुम्हारी मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। मैं तुम्हारे तंज का जवाब जहाज उतरने के बाद दूंगा। क्या मतलब? ऐसे तो ऐसे ही सही। वो मुस्कुराया। जहाज से उतरकर जो पहली थाई लड़की मुझे नजर आएगी, बस धड़ाम से उसी पर आशिक हो जाऊंगा। खुदा के लिए, मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, दयारे गैर में कोई ऐसी औची हरकत ना करना। तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन हमारे आइंदा 15 दिन इसी तरह गुजरेंगे जिस तरह मैं चाहूंगा। अकमल ने फैसला कुन लहजे में कहा। ये तो मुझे मालूम था कि थाईलैंड के लोग आजाद ख्याल और ऐशो तरब के हवाले से मशहूर हैं। वहां के होटलों और नाइट क्लबों के बारे में भी सुन रखा था, लेकिन थाईलैंड की असल तस्वीर उस वक्त सामने आई जब हमने खुद वहां कदम रखा, और ये तस्वीर फिल वाक़ई चौंका देने वाली थी। हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:40 पर बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक का फजाई नजारा खूबसूरत था। गालिबन 1-2 दिन पहले वहां बारिश हुई थी। शहर के मुजाफाती मैदान में पानी नजर आ रहा था। जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट पर हर तरफ गहमा गहमी नजर आई। मुख्तलिफ कंपनियों का चाको चौबंद अमला ग्रुपों की सूरत में आता जाता दिखाई दिया। हमारे ऐन सामने से टर्किश एयरलाइन की एयर होस्टेस का एक खूबसूरत जत्था अपनी ऊंची एड़ियों पर ठक ठक करता गुजरा। अकमल के मुंह से बेख्तियार सर्द आह निकल गई। जिस वक्त हम एयरपोर्ट से बरामद हुए तो शाम होने वाली थी। नवंबर की ये शाम खूबसूरत थी। हमें जीपीओ के इलाके में जाना था, लेकिन कोई टैक्सी वहां जाने को तैयार नहीं थी। अगर कोई तैयार होती थी तो वो बहुत ज्यादा किराया मांगती थी। इसी दौरान हमें रहमत के 2 फरिश्ते नजर आए। दोनों फरिश्तों का रंग कदरे सांवला था और वो पाकिस्तानी लगते थे। कुछ भी था, हमारे लिए तो वो रहमत के फरिश्ते ही साबित हुए। वो भी जीपीओ जाना चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि वो बैंकॉक के भेदी हैं, और उसका सबूत उन्होंने यूं दिया कि जो टैक्सी वाले हमें 250-300 भात किराया बता रहे थे, वो 200 भात में जीपीओ जाने को तैयार हो गए। ये किराया भी चूंकि हम चारों में बट गया था, इसलिए कम महसूस हो रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे में जीपीओ के गिर्द नवाह में पहुंच गए। हमारे साथ टैक्सी में सफर करने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक शेफुपुरा से था। वो किसी सस्ती होटल की तलाश में थे। 1-2 जगह इन्होंने टैक्सी तारीकी और नासाफ होटलों के सामने रुकवाई और रेट तय न हो सकने के सबब फिर टैक्सी में आ बैठे। इन दोनों साहिबान का मयार देखने के बाद हम उनके अंदाजे पर हरगिज अमल नहीं कर सकते। हम अपने बजट के मुताबिक एक अच्छे और साफ सुथरे होटल में क़ियाम करना चाह रहे थे। आखिर एक निस्बत साफ सुथरे इलाके में हम टैक्सी से उतर आए। टैक्सी से उतरते ही शेखुपुरा के उन साहिबान से हमारी जान छूट गई। वो हमें खुदा हाफिज कहकर एक तरफ रवाना हो गए। मैं और अकमल अपने अटैची हाथ में उठाए किसी साफ सुथरी होटल की तलाश में आगे बढ़ने लगे। टैक्सी से उतरने के बाद अकमल ने कहा, खुदा का शुक्र है कि कुव्वों की इस जोड़ी से जान छूटी। बुरी बात है यार, किसी को उसकी शक्ल या रंगत की वजह से मजाक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ब्रदर, मैं उन्हें उनकी यारी की वजह से कौवों का खिताब दे रहा हूं। बहुत खरांट लगते थे मुझे दोनों। हमसे उन्होंने हमारे हिस्से के 100 बाहत ले लिए, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उन्होंने उस ड्राइवर को पूरा किराया नहीं दिया। तुम देख नहीं रहे थे ड्राइवर कैसी झुलाया हुआ था? चलो यार छोड़ो, इस खूबसूरत शाम को देखो जो इस फुटपाथ पर हमारे साथ साथ चल रही है। अकमल ने गहरी सांस ली और एक ही नजर में 10-12 थाई लड़कियों को ताड़ने के बाद बोला, मैं भी सोचता था कि ये अदीब लोग जब सफरनामा वगैरह लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई खूबसूरत लड़की कैसे घुस आती है। यहाँ लड़कियां हैं ही इतनी ज्यादा कि उन्हें देखे और लिखे बगैर गुजारा ही नहीं। काश मैं भी इब्न इंशा होता। अगर तुम इब्न इंशा होते तो सफरनामा न लिखते, कोक शास्त्री लिखते और वो शाया होते ही फौश निगारी की वजह से जब्त हो जाती। अकमल ने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर अचानक उसे अपनी धमकी भी याद आ गई। उसने जहाज में मुझे धमकाया था कि बैंकॉक में जो सबसे पहली लड़की उसे नजर आएगी वो दिलो जान से उस पर आशिक हो जाएगा। वो बोला, तुमने मेरी पुशल पर पांव रखकर अच्छा नहीं किया। लो बच्चा जी, अब तमाशा देखो। उसने सर पर हाथ फेरकर अपने घुंघराले बालों को सेट करने की नाकाम कोशिश की। कमीज का कॉलर दुरुस्त किया और उस लड़की की तरफ मुतवज्जे हो गया जो फुटपाथ पर हमारे ऐन सामने से चली आ रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत स्कर्ट पहन रखा था। मैंने जोर से अकमल का कंधा दबाया कि वो कहीं कोई हैवकूफी न कर बैठे, मगर ऐसे लम्हों में वो एक अड़ियल टट्टू बनकर हर किस्म के नताइज से बेपरवाह हो जाता था। लड़की करीब पहुंची तो अकमल ने दांत निकालकर हेलो कहा।
मैं दिल में जल तू जलाल तू का विर्द कर रहा था। ये देखकर हौसला हुआ कि लड़की ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि रुक भी गई। हाउ डू यू डू? अकमल ने कहा। ओके फाइन। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। अकमल ने अंग्रेजी में घिसा पिटा जुमला कहा। लड़की ने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिला दिया। अकमल ने पेशानी मसलते हुए कहा, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। शायद हम फ्लोटिंग मार्केट में मिले थे या फिर सुई वोंग रोड की किसी गली में। एक लम्हा तवक्कुफ करके वो बोला, क्या हम थोड़ी देर के लिए किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते? वो बस मुस्कुराकर रह गई। हमें लगा कि वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। अकमल बोला, देखिए मिस, आप मुझे कोई गलत नौजवान मत समझे। मैं एक संजीदा और अपने काम से काम रखने वाला शख्स हूँ, लेकिन आपके चेहरे में पता नहीं क्या बात है। उसे देखकर एकदम बहुत कुछ याद आ रहा है। लगता है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, एक दूसरे से बातें कर चुके हैं। आपकी आवाज की मासूमियत, आपके चेहरे की पाकीज़गी, ये सब कुछ मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। लड़की ने एक बार फिर मुस्कुराकर मुंह ही मुंह में कुछ कहा। दफतन मुझे अंदाजा हुआ कि अकमल हवा में तलवारें चला रहा है। लड़की अंग्रेजी जानती ही नहीं। लड़की ने अकमल की तरफ देखकर एक बेहुदा इशारा किया और उससे पूछा कि क्या वो ये चाहता है। मेरे साथ साथ अकमल का मुंह भी खुला रह गया। गालिबन उसे भी अंदाजा नहीं था कि लड़की इस कदर बेबाक होगी। अब अकमल साहब बगलें झांक रहे थे। उन्हें कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था। लड़की ने सवालिया अंदाज में अकमल से कुछ कहा। गालिबन यही पूछा था कि मामले में मजीद पेशरफ्त करने के लिए हमें कहाँ चलना है। मेरा वो मतलब नहीं था। अकमल ने बौखलाहट में उर्दू बोली। इसकी समझ में इंग्लिश नहीं आ रही थी तो उर्दू कहाँ से आती। राहगीर मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे। लड़की जो यकीनन एक कॉल गर्ल थी, सरे शाम इतने अच्छे ग्राहकों को हाथ से खोना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में अकमल के लिए लगावट के दरिया बह रहे थे। अकमल की हालत ये थी कि ना पाए रफ्तार न जाए मानदन। इस मौके पर मैं मामले को संभालने के लिए आगे बढ़ा। मैंने इशारती जबान के साथ अंग्रेजी को मिक्स करते हुए लड़की को समझाया कि हम अभी अभी एयरपोर्ट से तशरीफ लाए हैं और अभी हम इस किस्म की कोई मकासद नहीं रखते। मगर लड़की मुजिद थी और किसी जन्नाती जबान में मुसलसल बोल रही थी। बल्फाज दिगर वो हमारे गले पड़ गई थी। एक करीबी दुकान में एक बारोब से सरदार साहब खड़े सारा मंजर देख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हमारे पास चले आए। हमारे बताए बगैर वो सब कुछ जान गए थे। वो मकामी जबान भी जानते थे। उन्होंने लड़की से मुकालमा किया। चंद सवाल जवाब हुए। फिर लड़की ने मायूसी में सर हिलाया और मुंह में कुछ बोलकर आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद सरदार साहब ने कहा, पाकिस्तान से आए हो? हम दोनों ने बैक वक्त इस बात में जवाब दिया। वो बोले, मेरा नाम राकेश सिंह है। वो सामने कपड़े की दुकान है। पिछले 15 साल से इस शहर को देख रहा हूँ। ये बड़ा बेवफा शहर है। यहाँ तुम्हें बड़े ध्यान से रहना होगा। कदम कदम पर ऐसी ही छोकरियां मिलेंगी और उनके दलाल भी यहाँ नजर आते फिरते हैं। वो देखो, वो सामने खंबे के नीचे जो पैंट शर्ट में गंजा खड़ा है, वो भी तुम्हें ही ताड़ रहा है। सरदार साहब हमें अपनी साफ सुथरी दुकान के अंदर ले गए। मैंने उनसे पूछा, जनाब, उस लड़की से आपने हमारी जान कैसे छुड़वाई? बोले, मकामी तरीके से। मैंने पूछा, कितनी रकम लोगी? उसने जितनी बताई मैंने उसका 10वां हिस्सा बताई और उसी पर पक्का रहा। वो भुन्नाती हुई चली गई। चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम सैर सपाटे के लिए आए हो। खूब चौकस रहो। जेब तराशी और नौसरबाजी आम है। तुम ऐसा करो कि न्यूट्रॉन कैड्रो चले जाओ। वो सामने उसका नियॉन साइन नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि वहां तुम्हारी बात बन जाएगी। सरदार राकेश सिंह का कहा दुरुस्त साबित हुआ। न्यूट्रॉन कैड्रो में हमारी बात बन गई। होटल लग्जरी टाइप और खूब साफ सुथरा था। किराया भी मुनासिब था। हम थके हुए थे। रात बड़े सुकून से गुजरी। सोने के लिए लेटे तो फिर सुबह ही आंख खुली। अकमल ने कहा, मुझे तो लगता है कि तुम बिस्तर पर लेटते से पहले ही सो चुके थे। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? मैंने पूछा। आ तो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बैंकॉक में अपनी पहली शाम जाया नहीं करनी चाहिए। कुछ देर तक तुम्हें जगाने की कोशिश करता रहा, फिर अकेला ही घूमने के लिए निकल गया और थोड़ी सी चहलकदमी करके वापस आ गया। वापसी पर उसी गंजे थाई से मुलाकात हो गई जो खंबे के नीचे खड़ा मशकूक निगाह से हमें देख रहा था। फिर क्या कहा उसने? वो जैसे कहना चाह रहा था, ब्यूटीफुल गर्ल, लवली गर्ल, ओनली 400। वो खुदाया, शहर के तेवर तो कुछ ज्यादा ही खराब हैं। मैंने कहा, अगर हम खराब नहीं तो तेवर से क्या होगा? अगर हम भी खराब हो गए तो क्या होगा? मेरा तो ख्याल है कि हम पर माहौल ने थोड़ा थोड़ा असर करना शुरू कर दिया है, और खास तौर से तुम पर। मुझे तो शक हो रहा है। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। क्या शक हो रहा है? उसने मेरा गिरीबान पकड़ा। ये कि तुम उस गंजे से मुलाकात का शर्फ हासिल करने के लिए ही चहलकदमी के लिए निकले थे।
वो मेरे ऊपर सवार हो गया और मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी धींगा मुश्ती के बाद हम दोनों की तबीयत बहाल हो गई। अकमल रेडीमेड नाश्ता ले आया था। नाश्ते के बाद हम चहलकदमी के लिए निकल गए। बैंकॉक आहिस्ता आहिस्ता हम पर आश्कार हो रहा था। हम तस्वीरें खींचते रहे और बैंकॉक की साफ सुथरी सड़कों पर चहलकदमी करते रहे। जिस सड़क हमारा होटल था वो सुई वोंग रोड कहलाती थी। काफी कुशादा साफ सुथरी रोड थी। इस रोड पर होटल सिर्फ थोड़े ही फासले पर हमें एक ऐसी शय नजर आई जिसने हमारा दिल बाग बाग कर दिया। ये एक बोर्ड था जिस पर इस्मत होटल के अल्फाज लिखे थे। नीचे ये भी दर्ज था कि यहाँ हर किस्म के पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। कल से हमारे जहन में चूहों, मेंढकों और बिल्लियों वगैरह के गोश्त से पके हुए सालन घूम रहे थे। इस्मत होटल के मेन्यू में माश की दाल, आलू मटर, शामी कबाब, फ्राइड मछली जैसे अल्फाज देखे तो जान में जान आई। होटल का करता धरता एक नवीद नामी नौजवान था। ये खासा मिलनसार था। उस होटल में पहुंचकर हमें बैंकॉक की अजनबियत जायल होती महसूस हुई। दोपहर का खाना हमने इस्मत होटल में ही तनावल किया। खाने के बाद होटल के कमरे में वापस आए। मैं तो जल्द ही सो गया और ऐसा सोया कि शाम को 5:30 बजे के लगभग उठा। जागते के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कमरे में अकेला हूं। अकमल हस्बे आदत तन्हा ही कहीं घूमने फिरने निकल गया था। मैं उकताकर कमरे की खिड़की में खड़ा हो गया और नीचे तेजी से रवां डावां सुई वोंग रोड का नजारा करने लगा। दफतन मैं बुरी तरह चौंक गया